हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमंस, यानी कि मानवों के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें से आज अपन फर्स्ट ग्लैंड डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसका क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को सब जानते हो कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं अपन इसे। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जितने भी हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, उन सब का नियंत्रण कौन करती है? सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उन सब का नियंत्रण कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इस कारण इसे अपन मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसे हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि साफ सी बात है, हाइपोथैलेमस की जस्ट नीचे स्थित होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। इस कारण अपन इसे क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को तो अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन अब मॉडर्न साइंटिस्ट को, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग थ्योरी चेंज हो गई है। अब हाइपोथैलेमस को अपन पता क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर। यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। क्योंकि सारे के सारे हार्मोन्स का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में होता है। इस कारण तो अपन इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण किसके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। यानी कि हाइपोथैलेमस ही इसको दिशा निर्देश देता है कि कौन सा हार्मोन स्रावित करना है या कौन सा नहीं करना है। इस कारण अपन इस हाइपोथैलेमस को भी क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और सेकंड बात इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। अब बात करते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब बात करते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन किससे हुई है, यानी कि उत्पत्ति किससे हुई है इसकी। तो भ्रूण की एक लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है? एक्टोडर्म। तो भ्रूण की एक्टोडर्म लेयर से क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। अब बात करें अपन किसकी ओरिजिन हो गया, कलर की। तो कलर में कैसी होती है? रेड ग्रे कलर की होती है। बात करें अब इसकी किसकी, कलर हो गया कि रेड ग्रे कलर की होती है। ओरिजिन की बात करता हूँ तो एक्टोडर्म से होती है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ, यानी कि स्थित कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। और हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित क्या होती है? कि स्पिनोइड अस्थि होती है। तो स्पिनोइड अस्थि की सेला टर्सिका खाच में स्थित होती है। समझ में आएगा कि स्पिनोइड अस्थि की सेला टर्सिका खाच में स्थित होती है। बिल्कुल मटर के दाने के जैसी होती है ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती? तो इनफंडिबुलर स्टॉक के द्वारा। इनफंडिबुलर स्टॉक यानी कि व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से थैलेमस से जुड़ी थी। तो गाइस, यहाँ तक समझ में आई है। इसकी नॉर्मल बातें थी कि इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूँ तो वो एक्टोडर्म से होती है। कलर की बात करता हूँ तो रेड ग्रे कलर की होती है। लोकेशन की बात करता हूँ तो स्पिनोइड अस्थि की जो सेला टर्सिका खाच होती है उसमें स्थित होती है। और इनफंडिबुलर स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आगे बढ़े, इतना देख लिया गाइस। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसका फिगर देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का कैसा होता है।
तो देखो गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पिंड पाए जाते हैं, एक तो अग्र पिंड और एक आ जाता है पश्च पिंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये तो कौन सा पिंड आ जाता है, एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो क्या आ जाता है, अग्र पिंड आ जाता है। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्र पिंड आ जाता है। और ये वाला आ जाता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब यानी कि पश्च पिंड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो गाइस समझ में आया कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अंदर दो पिंड पाए जाते हैं, एक तो अग्र पिंड और एक आ जाता है पश्च पिंड। अब अग्र पिंड के भी तीन भाग होते हैं, एक तो ये वाला भाग होता है और एक ये वाला भाग होता है। तो ये वाला भाग तो कौन सा आ जाता है, सबके अंदर पार्स पार्स कॉमन लेगा। ये वाला फर्स्ट भाग तो कौन सा आ जाता है, पार्स डिस्टेलिस का। दूसरा भाग कौन सा आ जाता है, पार्स इंटरमीडिया का। और थर्ड भाग कौन सा आ जाता है, ट्यूबरेलिस का। तो अगर पिंड के तीन भाग होते हैं, पार्स डिस्टेलिस जो कि डेवलप होता है यानी कि विकसित भाग होता है। सेकंड भाग आ जाता है पार्स इंटरमीडिया, थर्ड भाग कौन सा आ जाता है, पार्स इंटरमीडिया। और इसके अंदर यहाँ पर ये तो कौन सा आ जाता है, पोस्टीरियर लोब के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है उसके अंदर यहाँ पर कौन सा आ जाता है, मीडिया एमिनेंस। मीडिया एमिनेंस यहाँ पर यह वाला भाग कौन सा आ जाता है, इनफंडिबुलर फंडिबुलर स्टॉक। और यहाँ पर यह वाला भाग कौन सा आ जाता है, पार्स नर्वोसा। और यह वाला भाग भी इसके अंदर डेवलप्ड होता है यानी कि विकसित होता है। इनकी तुलना में यह वाला भाग कैसा होता है, डेवलप्ड होता है यानी कि कैसा होता है, विकसित होता है। तो समझ में आएगा इसे कि इस प्रकार ये एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब के तीन भाग आ जाते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरेलिस। पोस्टीरियर लोब के भी तीन भाग आ जाते हैं, मीडिया एमिनेंस, इनफंडिबुलर स्टॉक और पार्स नर्वोसा। ये क्या है, पार्स नर्वोसा जो कि डेवलप्ड वाला भाग होता है। और मैंने क्या बताया था कि हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, तो यहाँ पर क्या रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस आता है। तो ये फिगर क्या शो कर रहा है, कि ये फिगर क्या शो कर रहा है, ये फिगर क्या शो कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो समझ में आया गाइज, 18 इसको देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे चले। तो अब अपन आगे चलते हैं फटाफट। तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अब आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक तो आ जाता है अग्रपिंड यानी कि एंटीरियर लोब, और एक आ जाता है पश्च पिंड, पोस्टीरियर टीरियर लोब।
और जो अग्रपिंड होता है इसको अपन क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पश्चपिंड होता है उसे अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं गाइस, उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अब जो ये अग्रपिंड होता है इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, तो इसके द्वारा टोटल कितने 7 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। अग्रपिंड के द्वारा एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कौन से 7 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब 7 हार्मोन्स कौन कौन से, एक तो आ जाता है GH, या जिसको अपन STH भी कहते हैं। सेकेंड कौन सा आ जाता है, TSH आ जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है। थर्ड कौन सा आ जाता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फोर्थ कौन सा आ जाता है, कि पहला तो GH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, या जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया। FSH हार्मोन हो गया। LH हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। 5 हो गए। एक प्रोलेक्टिन आ जाता है, और लास्ट 7वां कौन सा आ जाता है, MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस प्रकार पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा ये 7 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। और जो पश्चपिंड होता है, अब इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एक तो आ जाता है ADH, यानी कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, जिसको अपन वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। और सेकंड कौन सा आ जाता है, ऑक्सीटोसिन। अब इन 7 हार्मोन्स तो ये जो कि अग्रपिंड के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और 2 हार्मोन्स ये जो कि पश्चपिंड के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब इनको अपन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आगे चले, अब देख लेगा ये जितना। तो अब अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। तो जिसमें अपन पहला हार्मोन कौन सा ले लेते हैं, GH। GH मीन्स क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। और GH हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, STH भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो देखो गाइस, GH ग्रोथ हार्मोन या फिर STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो यह हार्मोन शरीर के कोमल व कठोर ऊतकों पर कार्य करता है। वह वृद्धि को नियंत्रित करता है। साफ सी बात है, ग्रोथ हार्मोन नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है, यानी कि वृद्धि हार्मोन। तो यह वृद्धि को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। वृद्धि को नियंत्रित करेगा, यानी कि यह वृद्धि से संबंधित हार्मोन है। अब गाइस देखो, अपन ग्रोथ हार्मोन के कारण होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। अब ये भी एक परेशानी, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा, और अगर कम सीक्रेट हो तो क्या होगा। तो अपन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि GH के
कम स्त्रावण से होने वाले रोग, यानी कि कम स्त्रावण से होने वाले रोग, डिजीज। तो जिसके अंदर अपन फर्स्ट डिजीज कौन सा आ जाती है, ड्वार्फिज्म। यानी कि बोनापन। अगर साफ सी बात है ग्रोथ हार्मोन अगर कम स्रावित होगा तो साफ सी बात है ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी कि बच्चे क्या रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, बोने रह जाएंगे, और ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन रोग हो जाएगा। तो बोनापन पहली बात तो किस में होता है, ये बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। और ड्वार्फिज्म के अंदर क्या होता है कि हाइट शॉर्ट रह जाती है। बोनापन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हाइट शॉर्ट रह जाती है, हाइट शॉर्ट रह जाती है। और ड्वार्फिज्म को अपन क्या कहते हैं, मिड गेट्स भी कहते हैं। ड्वार्फिज्म को अपन क्या कहते हैं, मिड गेट्स भी कहते हैं। मिड गेट्स तो आप सब जानते होंगे कि सर्कस के अंदर जो बोने लोग काम करते हैं, सर्कस में जो बोने बोने लोग बोने लोग होते हैं जो काम करते हैं वहाँ पर सर्कस दिखाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मिड गेट्स कहते हैं। तो इसी कारण अपन ड्वार्फिज्म को क्या कहते हैं, अपन मिड गेट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो सर्कस के बोने लोग होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं अपन, मिड गेट्स कहते हैं। इसी कारण ड्वार्फिज्म को अपन मिड गेट्स कहते हैं। तो ड्वार्फिज्म जीएच के कम स्त्रावण से होने वाला एक रोग है जो कि बच्चों में होता है, और ड्वार्फिज्म के अंदर हाइट क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, यह तो कौन सा हो गया, फर्स्ट डिजीज हो गया। अब सेकेंड डिजीज कौन सी आ जाती है, कि ड्वार्फिज्म हो गया यानी कि बोनापोन हो गया। अब आ जाता है साइनमंड्स डिजीज है। साइनमंड्स डिजीज है। तो जो साइनमंड्स डिजीज होता है ये किस में होता है, पहली बात तो एडल्ट्स में होता है, यानी कि वयस्कों में होता है। अभी वयस्कों के अंदर क्या होता है कि जब साइनमंड डिजीज हो जाता है तो पतलापन हो जाता है अत्यंत, व्यक्ति क्या हो जाता है, बिल्कुल थिन हो जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है। और एक लक्षण क्या है कि प्री मेच्योर एजिंग, यानी कि समय के पहले बुढ़ापा। क्या आ जाता है गाइस, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है। तो साइनमन डिजीज एडल्ट्स में होता है, पतलापन हो जाता है अत्यंत, यानी कि व्यक्ति बहुत पतला हो जाता है, और समय के पहले उसके अंदर बुढ़ापा आ जाता है, समय से पहले बुढ़ा हो जाता है। तो जिसे कहते हैं अपन प्री मेच्योर एजिंग। तो पहला तो रोग कौन सा था, ड्वार्फिज्म, दूसरा कौन सा था, साइनमन्स डिजीज था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं अपन, जीएच के अति स्त्रावण से होने वाले रोग। अगर जीएच ग्रोथ हार्मोन सपोज अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर भी दो डिजीज हो सकती है। एक तो आ जाती है महाकायता, जीजेंटिज्म। अब जीजेंटिज्म के अंदर क्या होता है, महाकायता के अंदर क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की लंबाई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति एकदम बहुत लंबा हो जाता है। नॉर्मली हाइट इसके अंदर 6 फीट होती है, लेकिन इसमें हाइट क्या हो जाती है, 7 फीट से भी ज़्यादा हो जाती है, 7 फीट की समथिंग चली जाती है हाइट, जिससे व्यक्ति बहुत लंबा दिखाई देता है। तो जिजेंटिज्म के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति की लंबाई असामान्य बढ़ जाती है। सेकंड कौन सा आ जाता है, अग्राती कायता, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्रोमिगेली।
ये तो बहुत खतरनाक डिजीज है। एक्रोमेगेली में क्या होता है कि व्यक्ति की शक्ल गोरिल्ला के समान हो जाती है। अग्राती घायता एक्रोमेगेली के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति की शक्ल होती है ना वो गोरिल्ला के जैसी हो जाती है, गोरिल्ला समान हो जाती है। वह निचले जबड़े की बोन बढ़ जाती है। जो ये निचला जबड़ा होता है ना उसकी बोन यूं आगे आ जाती है, निचले जबड़े की बोन आगे आ जाती है, यानी कि हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति की शक्ल गोरिल्ला के समान हो जाती है। तो गाइस ये पहला हार्मोन था जीएच हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जो कि कंप्लीट। अब सेकंड हार्मोन कौन सा आ जाता है, कौन सा बताया था सेकंड हार्मोन, TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब स्टिमुलेटिंग का अर्थ क्या होता है, प्रेरित करना, किसी को कोई काम करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। तो नाम से स्पष्ट आ रहा है कि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो TSH हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड, सब जानते हो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो TSH होता है यानी कि जो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड को, किसको, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये तो कौन सा हार्मोन था, सेकेंड हार्मोन था TSH हार्मोन, देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आ जाते हैं अपन तीसरे हार्मोन के ऊपर, जिसका क्या नाम था, ACTH, यानी कि एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो यह हार्मोन क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड के का जो एड्रीनल कोर्टेक्स वाला भाग होता है, एड्रीनल कोर्टेक्स वाले भाग को प्रेरित करता है ताकि वह ग्लूकोकोर्टिकोइड्स व सेक्स कोर्टिकोइड्स को स्रावित कर सके। तो समझ में आएगा इस कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH क्या करता है, तो ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कोर्टेक्स वाले भाग को, एड्रीनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक तो आ जाता है एड्रीनल कोर्टेक्स और एक भाग आ जाता है एड्रीनल मेडुला। अब ये डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अपन आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड का जो एड्रीनल कोर्टेक्स वाला भाग होता है उसको प्रेरित करता है ताकि वह किस किस को, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को और सेक्स कोर्टिकोइड्स आदि हार्मोन्स को क्या कर सके, स्रावित कर सके। तो ये तो था कौन सा, थर्ड हार्मोन। अब आ जाता फोर्थ हार्मोन, कौन सा, एल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि FSH है। देखो गाइस जो फोर्थ हार्मोन होता है FSH हार्मोन, और जो फिफ्थ हार्मोन पढ़ेंगे अपन कौन सा, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, गोनिडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं।
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं अपन इन्हें, यानी कि जनद, क्या कहते हैं गाइस, इन्हें अपन जनद हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि एफएसएच और एलएच को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, जनद हार्मोन्स कहते हैं। आर यू गेटिंग और नोट? आगे बढ़े, देख लिया तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। फोर्थ हार्मोन था ना अपना एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग यानी कि पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। अब इसके अगर मैं रोल्स की बात कर रहा हूँ तो इसका रोल किसके अंदर, मेल्स में क्या होता है, तो इसका रोल मेल में क्या होता है, तो ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। शुक्र जनन की क्रिया तो समझते हो ना, इस पर मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को क्या करता है, क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन, एफएसएच हार्मोन मेल्स के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्पर्म का निर्माण किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। नेक्स्ट ये भी पढ़ेंगे अपन। तो शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। और अगर मैं इसके रोल की बात करूँ किन के अंदर, फीमेल्स में, तो फीमेल्स में इसके दो रोल आ जाते हैं। एफएसएच एक तो ये क्या करता है कि अंडाशय में पुट्टिकाओं, फोलिकल्स के परिवहन में सहायक होता है। और दूसरा जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, आप सब जानते हो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के स्त्रावण में मदद करता है। तो गाइज ये कंप्लीट हो जाता है एफएसएच हार्मोन, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक प्रकार का जनन हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। इसका रोल मेल्स के अंदर तो क्या होता है, इसका रोल तो मेल्स में तो शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है, और फीमेल्स में अंडाशय के अंदर जो पुट्टिकाएं रहती है, यानी कि जो फोलिकल्स रहती है, उनके परिवहन में सहायक होता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन के स्त्रावण में क्या करता है, मदद करता है। अब नेक्स्ट अपन फिफ्थ हार्मोन पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या था, एलएच था, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था। कौन सा आ जाता है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रोल क्या होते हैं, पहले फीमेल्स में देखो इसे, तो इसके रोल फीमेल्स में क्या क्या होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। पहली बात तो ये कॉर्पस ल्यूटियम के विकास में सहायक होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम के विकास में सहायक होता है। सेकंड कौन सा आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन के स्त्रावण में सहायक होता है। और इसका जो सबसे मेन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है, ओव्यूलेशन, यानी कि
अंडोत्सर्ग में सहायक। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होने वाला कौन सा जो ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन जो अंडोत्सर्ग होता है उसमें क्या होता है, ये सहायक होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के विकास में सहायक होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव में सहायक होता है और ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। अगर मैं बात करता हूँ एलएच हार्मोन को किसके अंदर, मेल्स में, तो इसके एलएच हार्मोन को अपन मेल्स में एलएच हार्मोन नहीं कहते, अपन इसको वहाँ पर क्या कहते हैं, आईसीएसएच, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। एलएच हार्मोन को ही किसको, एलएच हार्मोन को ही मेल्स में अपन क्या कहते हैं, मेल्स में क्या कहते हैं, आईसीएसएच कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो कंफ्यूज मत होना, मेल्स में एलएच हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, आईसीएसएच कहते हैं। अगर मैं इसके रोल्स की बात करूं तो रोल्स की बात करता हूं तो यह हार्मोन लीडिंग सेल्स के द्वारा जो कि कहाँ पाई जाती है, टेस्टीज में पाई जाती है, यानी कि वृषणों के अंदर पाई जाती है। तो यह हार्मोन लीडिंग सेल्स द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रावण में सहायक होता है, सहायक होती है। समझ में आएगा इसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि नर जनन हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, लीडिंग सेल्स के द्वारा। लीडिंग कोशिकाएं जो कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, तो उनके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कौन सा, एलएच हार्मोन। अब 6th पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, जिसका क्या नाम था, 6th हार्मोन कौन सा आ जाता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। 6th कौन सा हार्मोन आ जाता है, प्रोलेक्टिन। अब इस प्रोलेक्टिन को अपन क्या कहते हैं, एलटीएच भी कहते हैं अपन इसे, यानी कि ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं अपन इसे। और इसे अपन क्या कहते हैं, मेटर्निटी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, मेटर्निटी हार्मोन भी कहते हैं, और इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। मेमोट्रोपिक हार्मोन। तो देखो गाइज, इसका रोल्स की अगर मैं बात करूं, इसके मैं रोल्स की बात करता हूं तो रोल्स कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो कि यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान क्या करता है गाइस, गर्भावस्था के दौरान यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों मेमेरी ग्लैंड्स के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन का क्या रोल है, तो यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन के कारण ही गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों का विकास होता है।
और सेकेंड रोल अगर हम पढ़े तो इसका सेकेंड रोल एक रोल और आ जाता है। तो एक रोल क्या आ जाता है कि ये क्या है, दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन है, दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कहते हैं अपन इसे। मिल्क को बनाता कौन है, यही बनाता है, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन है, प्रोलैक्टिन है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन किसे कहते हैं, दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन किसे कहते हैं, तो वो कौन सा आता है, प्रोलैक्टिन आ जाता है। तो अब ये सिक्स्थ हार्मोन कंप्लीट। अब आ जाता है, अब लास्ट हार्मोन बच जाता अपना, अगर पीयूष ग्रंथि के अगर पिंड के द्वारा स्त्रावितों में, तो लास्ट सातवां हार्मोन पढ़ते अपन कौन सा, जिसका क्या नाम था, MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहली बात तो मानवों में इसका स्त्रावण संदिग्ध संधि युक्त है, यानी कि डाउटफुल है, यानी कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मानवों में यह हार्मोन स्रावित होता है नहीं होता। तो MSH हार्मोन क्या है, मानवों में इसका स्रावण संधि युक्त क्या है, संदिग्ध युक्त है, और ये बर्ड्स में, फिशेज में ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये हार्मोन बर्ड्स में, फिशेज वगैरह रहते हैं, इनके अंदर ही क्या होता है, सक्रिय होता है, और ये इंटरमीडियन के द्वारा स्रावित होता है। इंटरमीडियन द्वारा स्रावित होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी रोल की, तो इसके रोल्स कौन कौन से आ जाते हैं MSH हार्मोन का, तो यह हार्मोन मेलिनोसाइट में साइट में जो उपस्थित मेलेनिन ग्रेन्यूल्स होती है, ग्रेन्यूल समझते हो, कणिकाओं, कणिकाएं, तो मेलेनिन ग्रेन्यूल्स को फैला देता है, यानी कि डिस्पर्स कर देता है, जो त्वचा के रंग को गहरा करने में सहायक होते हैं। तो यह हार्मोन क्या करता है, मेलिनोसाइट में उपस्थित जो मेलेनिन ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको फैला देता है, डिस्पर्स कर देता है, जो कि त्वचा के रंग को गहरा करने में सहायक होते हैं। तो गाइज ये अगर पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कौन से, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स। ये 7 हार्मोन अपने क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स। तो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से बताए थे मैंने, 2 हार्मोन्स बताए थे मैंने। एक तो आ जाता है ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक कौन सा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक कौन सा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो देखते हैं अब इनको भी फटाफट। तो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा स्रावित हार्मोन में पहला कौन सा आ जाता है, ADH, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, और इसको अपन पिट्रेसिन भी कहते हैं।
सो नाम नेम से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, ग्लोमेरुलर, जो ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेट को, फिल्ट्रेट वाले भाग से क्या करता है, जल का पुनः अवशोषण करता है। अरे भाई जो नेफ्रॉन होता है ना, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो डीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर के अंदर जो फिल्ट्रेट वाला भाग होता है, तो उस भाग से क्या करता है, जल का पुनः अवशोषण करता है। और ये हार्मोन क्या करता है, मूत्र, यूरिन को सांद्रित यानी कि कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करने का भी क्या करता है, काम करता है। बट डाई यूरेटिक पदार्थ जैसे चाय आ जाती है, कॉफ़ी आ जाती है, और एल्कोहल आ जाता है। बट डायूरेटिक पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, एल्कोहल क्या करते हैं, एडीएच की मात्रा को कम कर देते हैं, की मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, डीसीटी के फिल्ट्रेट वाले भाग से क्या नहीं हो पाता है, जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है। तो गाइस समझ में आया कि डायूरेटिक पदार्थ जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, एल्कोहल हो गई, इनको जब अपन क्या करते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, तो ज़्यादा लेने पर जब इनकी मात्रा बॉडी में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये एडीएच हार्मोन की मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब एडीएच की मात्रा कम हो जाएगी तो वो कौन सा कार्य नहीं कर पाएगा, ग्लोमेरुलर के अंदर जो फिल्टर वाले भाग से जल का पुनः अवशोषण करना इसका कार्य था ना, तो वो नहीं कर पाएगा। और जब वो नहीं कर पाएगा और तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एवं व्यक्ति डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, पोलीयूरिया हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया की कंडीशन हो जाती है। तो गाइस समझ में आया ये कौन सा हार्मोन था, पीयूष ग्रंथि के पक्षपिंड के द्वारा स्त्रावित फर्स्ट हार्मोन डील कर लिया है अपन ने, जिसका क्या नाम था, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे, जिसका क्या नाम था, सेकेंड हार्मोन कौन सा आ जाता है, ऑक्सीटोसिन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब ऑक्सीटोसिन को अपन देखो गाइस क्या कहते हैं, इसे क्विक बर्थ हार्मोन कहते हैं। अपन इसे क्विक बर्थ हार्मोन क्या कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, बच्चे के जन्म के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित ना हो तो बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, तो उस केस के अंदर फिर ऑपरेशन वगैरह करने पड़ते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, क्विक बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि
यह हार्मोन, अब देखो गाइस ये कैसे काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन को क्विक बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों को स्मूथ मसल्स को संकुचित करता है एवं जिसके कारण मां में प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन उत्पन्न होती है। जो कि बच्चे के जन्म के लिए क्या है गाइस? आवश्यक है। तो गाइस समझ में आएगा किस प्रकार वर्क करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन? क्योंकि यह हार्मोन क्या करता है, जो गर्भाशय की जो चिकनी पेश होती है, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि कोई चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके अंदर कितना भयंकर दर्द होता है, तो जिसके कारण माँ के अंदर एक पीड़ा उत्पन्न होती है, और उस पीड़ा को क्या कहते हैं अपन? लेबर पेन कहते हैं, यानी कि प्रसव पीड़ा कहते हैं। और इस प्रसव पीड़ा जितनी ज़्यादा होगी बच्चे का जन्म उतनी ही आसानी से होगा। तो समझ में आएगा गाइस। और इसे अपन क्विक बर्थ हार्मोन कहते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। और ऑक्सीटोसिन को ही अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को ही अपन क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं अपन इसे, यानी कि दुग्ध स्त्रावण हार्मोन। तो यह मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहलाता है। देखो गाइस जिसमें कंफ्यूज मत होना, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन तो कौन सा था? प्रोलैक्टिन था, जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। और इसे अपन क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन, यानी कि दुग्ध स्त्रावी हार्मोन, या तो दुग्ध स्त्रावण कह दो या दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कह दो। दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन क्या करता है? स्तन ग्रंथियों को संकुचित कर दुग्ध स्त्रावण में मदद करता है। तो गाइस समझ में इस प्रकार से कि यह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो मेमेरी ग्लैंड्स होती है, उनको संकुचित कर देता है। और संकुचित करता है तो दूध का स्त्रावण होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? तो क्विक बर्थ हार्मोन कहते हैं, और इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो गाइज आज की कंप्लीट वीडियो थी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अपन ने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का बिल्कुल पढ़ा है। अगर गाइज आपको जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो धन्यवाद।